गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हमारी इस अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड टैक्सेशन की सीरीज़ में आज हम एक नए विषय के साथ में आपके साथ आए हुए हैं, जो कि एक कन्फ्यूजन सा थोड़ा स्टूडेंट के बीच में भी रहता है, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को नहीं समझते हैं उनके बीच में थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन रहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको बोलते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट क्या हैं और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली आपने अकाउंटिंग करी, आपने अकाउंटिंग के बेस पे लेजर फॉर्म में उसको समराइज़ किया, फिर उसको समराइज़ करते हुए और शॉर्ट करते हुए ट्रायल बैलेंस बनाया। उस ट्रायल बैलेंस से फिर समराइज रिपोर्ट निकलती है स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, जो कंपनी की पूरी ओवरव्यू को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में देती है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बात करती हैं और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बात करती हैं। सो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं ये बहुत ही ज़रूरी होती हैं, आवश्यक होती हैं, जिससे कि हमें कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ का पता चलता है, कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन का पता चलता है और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का पता चलता है। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर तरीके के पर्सन्स, जो इनकम टैक्स में मैंने आपको बताया था 7 पर्सन्स होते हैं, उन सब के लिए बनाए जाते हैं, चाहे वो प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हो, चाहे वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे हों, और एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए। अब अकाउंटिंग पीरियड क्या चीज़ है? अकाउंटिंग पीरियड जनरली क्या होता है, एक फाइनेंशियल ईयर होता है जो 1 अप्रैल से शुरू होता है किसी भी साल का, और 31 मार्च अगले साल में ख़त्म होता है। ये 1 साल का पीरियड, क्योंकि इनकम टैक्स के हिसाब से यहाँ पर टैक्सेशन जो होता है हमारा 1 साल का फाइनेंशियल ईयर बताया गया उसमें, जिसके बेस पे की एसएससी की असेसमेंट होती है। तो इसीलिए अकाउंटिंग भी इंडिया के अंदर उसी के अकॉर्डिंग करी जाती है और 1 साल का पीरियड लिया जाता है, जो कि जनरली 1 अप्रैल से शुरू होता है किसी भी साल का और 31 मार्च को ख़त्म होता है। और ये शॉर्ट पीरियड भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि 1 साल ही हो, लेकिन ये उन कुछ एक कंपनीज या कुछ एक ऐसे पर्सन होते हैं उनके लिए एप्लीकेबल होता है जिनका बिजनेस का पीरियड ही 1 साल से कम हो। अब बात करते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनके कंपोनेंट क्या होते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट की अगर बात करें तो सबसे मेजर कंपोनेंट होता है सबसे पहले बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको पता ही है दोस्तों, एक जनरल स्टेटमेंट होती है, पोजीशन के बारे में बताती है, कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है, जिसमें हम एसेट्स के बारे में बात करते हैं, लायबिलिटीज़, इक्विटी के बारे में बात करते हैं। तो इक्विटी, जो कंपनी के ओनर होते हैं, जो उन्होंने फंड लगाया, वो इक्विटी होता है और उनको इक्विटी कैपिटल बोल देते हैं। लायबिलिटी जो हम बाहर से उधारी लेते हैं, इन द फॉर्म ऑफ लोन लेते हैं या डिवेंचर्स लेते हैं, या हमारे जो क्रेडिटर जो हमें क्रेडिट पे मटेरियल देते हैं, तो इन सबको मिला के हमारी क्या बनती है, लायबिलिटीज़ बनती हैं। तो लायबिलिटीज और इक्विटी का जितना भी पैसा होता है वो सारा इन्वेस्ट किया जाता है कंपनी के अंदर एसेट्स में, और ये एसेट्स भी हमारे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एसेट्स हो सकते हैं। तो उसकी अलग अलग बहुत सारी बाइफर्केशन है, तो हम अभी उस बाइफर्केशन पे नहीं जा रहे हैं, हम बेसिक बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं। तो ये होती है बैलेंस शीट, जो कि कंपनी की पोजीशन को बताती है किसी भी पर्टिकुलर डेट को, वो डेट कोई भी हो सकती है। दूसरी होती है हमारी इनकम स्टेटमेंट, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोल देते हैं। इसके अंदर पूरे अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जो भी हमने ट्रांजैक्शन करी, जितनी भी हमने इनकम अर्न करी, जितनी भी हमने एक्सपेंडिचर करे, उन सब का एक समरी होती है, और उससे हमें पता चलता है कि हमने क्या परफॉर्मेंस अपनी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में करी है। हमने या तो प्रॉफिट कमाया हुआ है या तो लॉस कमाया हुआ, तो इसको हम बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरा हमारा होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमें ये भी जानते हैं कि हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो कैश बेसिस पे अकाउंटिंग भी कर सकते हैं और एक्रूअल बेसिस पे भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो एक्रूअल बेसिस पे करते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि मेरा चाहे कैश का फ्लो हुआ या ना हुआ, अगर एक बार मेरी ऑब्लिगेशन बन गई या एक बार मेरी इनकम का राइट स्टेब्लिश हो गया, तो मुझे वो अकाउंटिंग एंट्री करनी है, चाहे उसका कैश का फ्लो अभी हो रहा हो चाहे बाद में हो। तो तीसरी स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, इसमें ये बताते हैं कि जो एक्चुअली में जितना कैश आया और जितना कैश गया, उसकी एक समरी बनती है, इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। हालांकि इसका भी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बताया गया है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट किस फॉर्मूले में बनना चाहिए, बट हम स्टैंडर्ड्स में नहीं जा रहे हैं, बहुत एडवांस लेवल की भी बात हो जाएगी। और जितने भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनते हैं, इसमें हम बेसिकली 3 एक्टिविटीज़ का जिक्र करते हैं कि मेरे पास जो कैश आया वो ऑपरेशन से कितना आया, जो मैंने बिजनेस कर रहा हूँ उससे कितना आया,
दूसरा, मेरे पास पैसा था, मैंने इन्वेस्ट किया, उस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो मैंने एक्टिविटी करी, जो मेरी नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो मेरी बिजनेस एक्टिविटी से अलग है, जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, उससे मैंने कितना पैसा कमाया। तीसरा मेरे पास आता है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी, मैंने कोई फाइनेंसिंग एक्टिविटी करी, कहीं से लोन लिया, लोन दिया, उससे मेरे पास कितना कैश फ्लो जनरेट हुआ, उसको हम बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 3 कंपोनेंट, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट जिसको P&L भी बोलते हैं, तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके अलावा हमारा इसके अंदर नोट्स टू अकाउंट्स भी आते हैं और डिस्क्लोजर्स भी आते हैं। तो ये जो डिस्क्लोजर्स होते हैं या नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं, ये हमें एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमारे एप्लीकेबल होते हैं उसके हिसाब से हमें बनाने पड़ते हैं। जैसे इंडिया के अंदर हम 2 तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। एक तो हम AS यूज़ करते हैं, इसको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। दूसरा हम यहाँ पे यूज़ करते हैं आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो नॉन इंडियस कंप्लाइंस बेस्ड कंपनी पे एप्लीकेबल होता है। तो दोस्तों, उसके हिसाब से हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंटें बनानी होती हैं, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को भी रहती है। जो कंपनियां लिस्टेड होती हैं स्टॉक एक्सचेंज में, उनको भी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होती हैं। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं किसके लिए हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बेसिकली स्टेक होल्डर्स के लिए बनाते हैं, जो कंपनी के स्टेक होल्डर्स होते हैं। अब कंपनी के स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, जिसमें हमारी कंपनी के ओनर होते हैं, जिसको हम शेयर होल्डर बोल देते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर भी हम उसको बोल देते हैं, हमारे बैंकर होते हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, हमारे क्रेडिटर होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? कंपनी के स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो इनको फाइनेंशियल नॉलेज देने के लिए, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमें इस तरह की स्टेटमेंट बनाई जाती हैं, जो कि स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम बनाते हैं। ऐसे नहीं कि हम अपनी मनमर्जी से कुछ भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ना। हमारे पास लॉ दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर कंपनीज एक्ट दिया गया है, जिसके अंदर प्रॉपर फॉर्मेट शेड्यूल 3 दिया गया है, जिसके हिसाब से कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होती है इन केस ऑफ कंपनीज। और इन केस ऑफ अदर देन कंपनीज, उनके भी अलग अलग फॉर्मेट आप प्रिस्क्राइब होने लगे हैं। तो हम उस फॉर्मेट के हिसाब से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हैं और उससे ऑडिट कराते हैं, अगर ऑडिट हमारे लिए एप्लीकेबल होगा। और उसके हिसाब से जो भी इनकम एक्सपेंस को मानते हुए हम इनकम टैक्स की अपना इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं अपनी सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे, और गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराते हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत सी एक बेसिक जानकारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके। तो अगली हम इसी सीरीज में अगली किसी टॉपिक को लेके फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, कोई भी कमेंट आप करना चाहते हो, कोई भी एडवाइस देना चाहते हो, कुछ भी आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो, प्लीज़ आप मुझे कमेंट में अपना डिटेल डालिए, और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी कमेंट के बेस पे और से और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों, यही था आज की इस अकाउंटिंग और टैक्सेशन सीरीज में। बहुत जल्द एक अच्छे वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे गुड, हैप्पी। थैंक यू।